Evening students, welcome to Learners Academy. Okay, so we are heading towards the end of the chapter pronoun, and all the main rules have been covered. All the type of classification of pronoun has been covered. All types of pronouns we have learned about. Okay, last topic is other miscellaneous rules related to pronouns. Okay, the chapter wind up कर रहे हैं हम. Wind up करते टाइम कुछ rules जो क्लास जैसे कुछ errors pronoun की जो classification में नहीं आ सकती, ठीक है ना. क्लासिफिकेशन में तो पार्ट्स टाइप्स बता दिए मैंने, पर्सनल ये है, रिलेटिव है, उनसे रिलेटेड एरर्स बता दी. बट प्रोनाउन की कुछ एक्स्ट्रा एरर्स जो क्लासिफिकेशन में कवर नहीं हुई उसको अपन इसमें कवर करते हैं. ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस लेना. उसमें आप पहले कोशिश करें करेक्ट करने की और फिर उससे रिलेटेड रूल बताएंगे. ओके, तो सेंटेंसेस ही इज एज गुड एज, आपको सेलेक्ट करना है, प्रोनाउन सेलेक्ट करना है आई या मी. ही इज एज गुड एज आई या फिर मी. सेलेक्ट द प्रॉपर प्रोनाउन. सेलेक्ट द प्रॉपर प्रोनाउन. ही इज एज गुड एज मी. मी पक्का. और अगर इसमें पूछो तो राम इज ब्रेवर देन आई या मी. इसमें भी मी, दोनों में मी. ढंग से बात करो. दोनों में मी. हाँ, लक्षित आपको दोनों पढ़ लो आराम से. क्या नीचे वाले में, नीचे वाले में देखो. ये तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो वो देखते हैं. इसमें एक एडजेक्टिव यूज हो रहा है जिसकी पॉजिटिव डिग्री यूज हो रही है. हमने डिसाइड किया था ना 3 डिग्रीज होती है. फिर अगला चैप्टर एडजेक्टिव ही है. जस्ट ये खत्म होगा, कल परसों से एडजेक्टिव ही स्टार्ट होगा ना. और ये जो है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है. ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव. इसमें कंपैरिजन हो रहा है, उसमें एज इट इज बताया जाए, है ना. ठीक है, गुड इज इन द, गुड जो एडजेक्टिव है वो किस में है अभी इस समय? पॉजिटिव डिग्री में. अच्छा, इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है. गुड की कंपैरेटिव डिग्री पता है किसी को? बेटर, गुड, बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री इज बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. सिमिलरली इसकी भी पॉजिटिव डिग्री हो सकती है, जैसे ब्रेव. और ब्रेवर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसे इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी ब्रेवेस्ट. ब्रेवेस्ट. फाइन, सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है. अब आप दोनों, आपके आंसर्स दोनों में क्या है? मी. दोनों ही गलत है. इसमें भी आई आएगा और इसमें भी आई आएगा. सो रीड आउट द रूल. रीड आउट द रूल. यदि सेंटेंस में व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 हो तो एज या फिर देन के बाद प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म बोले तो सब्जेक्टिव. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सब्जेक्टिव की फॉर्म. अब देखो इसमें व्यक्ति या वस्तु कितने? ही इज एज गुड एज आई या ही इज एज गुड एज मी. जो भी मैं कहूंगा, इस सेंटेंस में 2 व्यक्तियों का जिक्र हो रहा है कि वो उतना ही अच्छा है जितना कि मैं हूं. तो यार वो है अच्छा, मैं हूं अच्छा. तो व्यक्ति कितने? 2. राम इज ब्रेवर देन आई एम. में भी व्यक्ति 2 है, एक तो राम और एक मैं. वो मुझसे ज्यादा बहादुर है, ऐसा सेंटेंस कहना चाह रहा है. व्यक्ति कितने यहाँ पे भी? 2. क्लियर है? दोनों में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2. हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन द सेंटेंस? 2. कन्वर्सेशन में 2 लोग इन्वॉल्व. ये तो हो गई एक रटने वाले रूल की बात. अब थोड़ा सा बेसिक तरीके से भी इसको याद हो जाए. ये तो क्या रट लिया भाई, हाँ 2 व्यक्ति हैं, या फिर एक ट्रिक हाथ लग गई कि 2 ही व्यक्ति हैं, तो एस के बाद या फिर देन के बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव फॉर्म. ये एस के बाद आ रही है और ये देन के बाद आ रही है. बट ऐसा क्यों है? तो यहां पर कंपैरिजन किस किस का हो रहा है? चलो पहले सेंटेंस में बात करते हैं. किस किस का, कौन कौन है वो इस सेंटेंस में? इसमें बताओ ना, वर्ड बताओ ना. ही का और आई या मी जो भी सेलेक्ट होगा उसका कंपैरिजन होगा. हो रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपैरिजन जहां भी हो, कहीं भी हो, जिधर भी हो, प्रोनाउन फॉर्म में हो, किधर भी हो, सेंटेंस में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो 2 बराबर की चीजों का होता है. होता है? 2 बराबर की चीजों का होता है. तो ही जब अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में है या नहीं है, तो फिर उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे रख सकते हैं? उसको भी किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? तो ऐसे ये तो गई प्रॉपर अप्रोच. ये जो मैंने कहा कि ये क्या कही, ये है प्रॉपर अप्रोच. कंपैरिजन बराबर की चीजों में चलता है. ही सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जा ही नहीं सकता कभी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आएगा.
ये तो जा ही नहीं सकता। हाँ, उसमें डाउट था तो उसको भी सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव है तो वो भी सब्जेक्टिव। अब इसको ऐसे क्यों याद करवाया भाई, दो लोग हैं तो, क्योंकि अगर दो लोग हैं तो 100% कोई एक तो सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन प्रोनाउन। तो उन दोनों में से जब व्यक्ति दो हैं तो उन दोनों में से एक तो सब्जेक्ट है ना, तो फिर दूसरा ऑटोमेटिकली सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में दो से ज्यादा व्यक्ति, जैसा भी आने वाला तीन है, तो तीन में से एक ही सब्जेक्ट है। जब एक सब्जेक्ट है तो दो बच गए, तो उन दोनों का सब्जेक्टिव फॉर्म में आना कंपलसरी नहीं है। क्यों? हो सकता है वो जो दो बचे हुए हैं उन्हीं दोनों का कंपैरिजन है। कंपैरिजन बराबर की चीजों में होता है। लाइक सपोज करो ए बी सी, तीन लोग मैथमेटिकली समझे, है ना। लेट द थ्री पीपुल बी ए बी सी। ए, मान लो दो ही लोग हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। अब दो लोग हैं तो दोनों में से एक तो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आना तो कंपलसरी है सेंटेंस में। कोई भी सब्जेक्ट मान लो, अगर ये सब्जेक्ट मान लो तो इन्हीं दोनों का तो कंपैरिजन हो रहा है, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। और अगर इसको सब्जेक्ट मान लो तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि जिसको भी सब्जेक्ट मानोगे बचा हुआ का कंपैरिजन भी उसी से होगा, तो वो भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही जाएगा। अब मान लो व्यक्ति या वस्तु की संख्या, कंपैरिजन की बात हो रही है, अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो एक व्यक्ति तो सब्जेक्टिव फॉर्म में आया होगा, या ये आया होगा या ये आया होगा। अब कंपैरिजन कर रहे हो तो दूसरा भी सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, क्योंकि नहीं तो कंपैरिजन ही वैलिड नहीं है। अब मान लो व्यक्ति या वस्तु की संख्या तीन है, तीन में से एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेट्स से टू सब्जेक्ट है। तो अब कंपैरिजन मान लो दो लोगों का हो रहा है, तो अगर ए और बी का हो रहा है, देखना ध्यान से, तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें। ए और बी का कंपैरिजन, दूसरा बी और सी का कंपैरिजन, तीसरा ए और सी का। अब अगर ए और बी का कंपैरिजन है तो बी किस फॉर्म में जाएगा, सब्जेक्टिव, क्योंकि ए सब्जेक्टिव में कंपैरिजन बराबर के लोगों में होता है। ठीक है, ए और सी का अगर कंपैरिजन है तो सी किस फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ए ऑलरेडी सब्जेक्टिव फॉर्म में और कंपैरिजन बराबर की चीजों में। लेकिन अगर बी और सी का कंपैरिजन है तब ये किस फॉर्म में जाएगा, ऑब्जेक्टिव। कंपैरिजन बराबर, ये सब्जेक्ट थोड़ी ना है दोनों, तो फिर क्या है, नाउन क्या काम करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब वो सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है, सब्जेक्ट तो नहीं है ना, सब्जेक्ट तो नहीं है, तो किस फॉर्म में जाएगा भाई, अगर ये जाएगा तो वो भी जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों का तो कंपैरिजन हो रहा है। ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन क्या है, समझ गए। तो एक तरीके से रूल बन गया कि दो लोग हैं तो दोनों सब्जेक्टिव में आना कंपलसरी है। एज या देन के बाद जिसका भी प्रयोग करो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होना जरूर, वो वाला तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वैसे ही सब्जेक्टिव फॉर्म में जा रहा होगा। लेकिन अगर तीन लोग हैं तो एज या देन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन की बात हो रही है हालांकि यहाँ पे, जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी जा सकता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी जा सकता है। जैसे कि इसमें बी पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में भी गया और इन दोनों का कंपैरिजन है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी गया, पर दोनों सेंटेंस का अर्थ अलग होगा। अगर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट से कंपैरिजन है, और अगर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा तो इसका मतलब इसका सी से कंपैरिजन है। अभी सेंटेंस आएंगे तो समझ आया क्या। कुल मिला के मुद्दा ये है, कंपैरिजन हमेशा बराबर के लोगों में होगा। अगर आप किसी का भी सब्जेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, नहीं करोगे ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करोगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। अब सर ऐसी बात है तो ये बात हमारे सामने आज तक क्यों नहीं आई, आज तक इसलिए नहीं आई क्योंकि जनरली अपन देखो यहाँ पे प्रोनाउन की जगह नाम लिखते हैं, राम इज ब्रेवर देन मोहन। तो दो नाउन लिखे, मैंने दो नाउन लिखे, तो नाउन की तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है ना, उसके आगे थोड़ा ना कुछ लग जाता है। तो एक्चुअली ये मोहन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, हमको पता नहीं था, क्योंकि सेम फॉर्म होती है तो हमको कौन सा सपना रहा है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्टिव। फर्क तो तब आया जब प्रोनाउन आया निकल के, क्योंकि प्रोनाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग अलग होती है, इसलिए ये रूल सामने आया कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। क्लियर, ठीक है, बोलो ठीक है, चले आगे। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किसने कहा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वही तो बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा। अरे भाई मुझे एक चीज बता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अर्थ बताओ, डेफिनेशन। सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, उसका प्रभाव उस जिस पर पड़े। यहाँ पे राम ने कौन सा एक्शन किया जिसका प्रभाव मोहन पे पड़ा, बता। मारा उसको, बोल, क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई एक्शन हो रहा ही नहीं है, बी वर्ब यूज हो रही है,
बी वर्ब यूज होती है तो कोई एक्शन होता है क्या? बी वर्ब में तो बताया जाता है, किसी को उपाधि दी जाती है, कुछ बताया जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बारे में। क्या? तो राम ब्रेव है, मोहन भी ब्रेव है, और राम मोहन से ज्यादा ब्रेव है या कम ब्रेव है, बराबर ब्रेव, वो कंपैरिजन हो रहा है। सो राम सब्जेक्टिव फॉर्म में है, वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो मोहन भी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। अगर नाउन है तो कुछ चेंजेस होंगे ही नहीं, प्रोनाउन है तो चेंजेस होते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो प्रोनाउन है तो आई और मी में से आई सेलेक्ट होगा, ना कि मी। क्लियर? अब 3 लोगों का देख लो एक बार, ये तो 2 लोग थे, अब देखो पढ़ो। आई नो राम बेटर देन हिम, बताओ उसमें मीनिंग वाइज। मैं राम को, ही कोई व्यक्ति है तीसरा, उससे बेटर जानता हूं, उससे बेहतर जानता हूं, राम को उससे बेहतर जानता हूं, तीसरा व्यक्ति है उससे बेहतर मैं। आराम से पढ़ो सेंटेंस को। पहले तो ये सोचो कंपैरिजन किसका हो रहा है? 3 लोग हैं, आई राम ही, आई राम और ही, आई और ही, और 3 पेयर बन सकते हैं, आई और राम, राम और ही, आई और ही। सेंटेंस का मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि किन 2 लोगों का कंपैरिजन है। जिन 2 लोगों का कंपैरिजन है उन 2 लोगों को बराबर फॉर्म में रखना, या तो दोनों को सब्जेक्टिव में या दोनों को ऑब्जेक्टिव। सोचो क्या सेंटेंस का मीनिंग है, रुद्र बताओ। गलत, तुमसे नहीं, उससे, कोई ही तीसरा आदमी। ठीक है, मैं देखो अगर मैं लिखता आई नो राम, इसका मतलब क्या होता है? मैं राम को जानता हूं। बेटर, बेहतर, किससे? ही से। मैं राम को उस तीसरे व्यक्ति से बेहतर जानता हूं, यानी कि ये आई भी राम को जानता है, ये ही भी राम को जानता है, दोनों राम को जानते हैं, लेकिन आई राम को ज्यादा जानता है बजाय कि ही से। तो कंपैरिजन आई और ही का है या नहीं है? है या नहीं है? अब आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। पर अगर मैंने ही को हिम लिख दिया तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, पर मीनिंग बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। कैसे? देखो, वैसे मैंने क्या कहा, अगर व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 है तब एज या देन के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म आना कंपल्सरी, लेकिन 3 है तो अब दोनों आ सकती है एज पर मीनिंग। तो देखो, अगर मैंने ही की जगह हिम लिख दिया तो क्या होगा? ये लो, आई नो राम बेटर देन हिम, 2 सेंटेंस है अब मेरे पास, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, पर दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रूल पढ़ लो पहले, यदि सेंटेंस में व्यक्ति वस्तु की संख्या 2 से अधिक है तो एज या देन के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हो, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जिसको सेकंड फॉर्म करते हो, दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। पर प्रयोग किया जा सकता है, मीनिंग दोनों सेंटेंस का सेम है ऐसा नहीं कहा मैंने। अब सुनो ध्यान से, इसमें आई और ही का कंपैरिजन था, इसमें राम और ही का कंपैरिजन है। अब सुनो, आई नो राम में, आई नो राम में आई सब्जेक्ट है और राम ऑब्जेक्ट है या नहीं है? अब राम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि नाउन है ना, नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो अगर इसका कंपैरिजन किसी से करेंगे तो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। तो बस फर्क इतना है कि इसमें आई और ही का कंपैरिजन है और इसमें राम और हिम का कंपैरिजन है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर वाइज। अब मीनिंग वाइज देखो, मैं राम को उससे बेहतर जानता हूं, यानी मैं राम को राम से भी बेहतर जानता हूं, मतलब वो खुद भी अपने आप को इतना नहीं जानता, देना चाहे कि मैं राम को राम से भी बेहतर जानता हूं। भाई, हर इंसान खुद को भी तो जानता है, राम भी खुद को इतना नहीं जानता जितना मैं जानता। समझ गए? बोलो। हाँ। अपन कई बार भी बात करते करते कहते हैं मैं तेरे को तेरे से अच्छे से जानता हूँ, खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। 2 पक्के दोस्त हैं, कहते हैं ना, तू भी नहीं जानता वो तेरे को, लेकिन मैं तेरे को तेरे से भी ज्यादा जानता हूँ किस खेती मूल्य को। ठीक है, तो आई भी राम को जानता है, नहीं, आई नो राम बेटर देन हिम, मतलब कोई ये तीसरा व्यक्ति है, नहीं इसका मीनिंग ये नहीं, इसका मीनिंग ये है, सुनो ध्यान से सुनो। वो मीनिंग भी निकल सकता है कि मैं राम को राम से ज्यादा जानता हूं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है अब आप खुद सोचो। आई नो राम बेटर देन हिम इज अ करेक्ट सेंटेंस, गलत नहीं है। राम और हिम का कंपैरिजन करके बताओ, सोचो, राम और हिम का कंपैरिजन करके बताओ, करो। क्या मीनिंग निकल सकता है सेंटेंस का? जानने की बात है, जानने की बात है, बेटर जानने की बात है, बेहतर होना नहीं है, बेहतर जानना है। बेटर जो एक्शन है
वो नो वर्ब से कनेक्ट होगा। भाई एक तो मैं कहूँ कि मैं उसे बेटर हूँ, बेटर, तो बेटर वर्ड होने में भी हो सकता है और एक्शन करने में भी हो सकता है। बेटर वर्ड को एक्शन से जोड़ो, नो वाले एक्शन से जोड़ो, जानने वाले एक्शन, बेहतर जानना। अब मैं राम को भी जानता हूँ, मैं हिम को भी जानता हूँ। मैं दो व्यक्तियों को नहीं जान सकता हूँ क्या? लेकिन मैं राम को ज्यादा जानता हूँ, उसको कम जानता हूँ। हो गया ना राम का हिम से कंपैरिजन। और मैं राम को जानता हूँ तो राम ऑब्जेक्ट मेरे लिए, मैं उसको हिम को जानता हूँ तो हिम ऑब्जेक्ट मेरे लिए, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो गया। मतलब अगर इसमें से दो सेंटेंस तोड़े जाएं तो दो सेंटेंस कौन से टूटेंगे? पहला सेंटेंस टूटेगा आई नो राम, मैं राम को जानता हूं, और दूसरा सेंटेंस टूटेगा आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। समझ गए? और कंपैरिजन करना है मुझे राम और हिम में, तो मैं राम को ज्यादा जानता हूं, उससे मैं ज्यादा नजदीक हूं बजाय कि उस तीसरे आदमी से। मान लो मेरे को दो लोगों में से सिलेक्शन करना है, कुछ डील फाइनल करनी है, तो राम को मैं अच्छे से जानता हूं तो मैं डील इसके साथ करना चाहूंगा, उसको मैं भी इतना नहीं जानता हूं। समझ गए? तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से मीनिंग ये निकल का है, हिम भी सही था ही भी सही था, लेकिन मीनिंग ये निकल का है। क्लियर है क्या? और इधर से दो सेंटेंस तोड़ा जरा, आई नो राम बेटर देन ही, इधर से दो सेंटेंस तोड़ के बताओ, पेन पेपर उठा के। एक तो आई नो राम तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना? आई नो राम गलत, ही, वेरी गुड, ही नोज राम। अरे कंपैरिजन ही नहीं समझ रहे हो यार, किस किस में हो रहा है? इसमें आई और ही का कंपैरिजन है ना, वो भी राम को जानता है, मैं भी राम को जानता हूं, वो भी राम को जानता है, लेकिन मैं राम को ज्यादा जानता हूं, वो राम को इतना नहीं जानता है। दोनों राम को जानते हैं, लेकिन आई ज्यादा जाना, ही कम जान रहा है, तो कंपैरिजन इज बिटवीन आई एंड ही। इधर कंपैरिजन इज बिटवीन राम एंड हिम। इधर ये दोनों लोग राम को जान रहे हैं, इधर मैं इन दोनों लोगों को जान रहा हूं, तो कंपैरिजन हो गया राम और हिम में, यहां कंपैरिजन हो गया आई और ही में। ठीक है? क्लियर? देखो आई और ही में कंपैरिजन है, दोनों राम को जान रहे, तो आई नो राम, ही नोज राम, आई नो राम, ही नो राम। इसमें राम और हिम में कंपैरिजन है, तो आई नो हिम, आई नो राम, आई नो हिम। ब्रेक करना आया दो सेंटेंस? बोलो, समझ में आया? ठीक है। तो बहुत सारे रूल्स हैं इंग्लिश में जो बिल्कुल मैथ्स की तरह काम करते हैं, ब्रेक करना, तोड़ना, एलिमेंट्स को अलग अलग करना। ठीक है ना? तो करेक्ट, अभी यहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा करेक्शन की एरर आएंगी, तो करेक्शन की एरर आएंगी तो दोनों सही है भैया। उधर लेकिन एक ही सही था, क्योंकि दो तीसरा व्यक्ति नहीं है जिससे कंपेयर करो, तो फिर सब्जेक्ट से ही आप कंपेरिजन करोगे, और कोई तरीका है। ठीक है क्या? चलें आगे। ओके, यहाँ दोनों सेंटेंस करेक्ट है, परंतु इन दोनों वाक्यों के अर्थों में अंतर अंतर अर्थों में अंतर, इसका अर्थ और उसका अर्थ में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। क्लियर? चलें आगे नेक्स्ट रूल पे। सो अदर मिसलेनियस रूल्स ही चल रहे हैं, और आप मुझे, हाँ वही चल रहे हैं, ये सेकंड रूल है, इसमें हिम और ही में सेलेक्ट कर। क्या क्या कह रहे हो? मिसलेनियस मतलब नहीं पता? किसी को नहीं पता है या केवल रुद्र को नहीं पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिसलेनियस? अच्छा, मिसलेनियस वर्ड किन्होंने पहली बार सुना? जिसको टीचर ने कई बार से शॉर्ट में ऐसे भी लिखा हुआ है, MISC मिसलेनियस डॉट लगा। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, विविध, विविध मतलब अन्य विविध जो बच गई। पहले मेन बात बता दो आप, उसके बाद फिर कुछ चुटकी वुटकी उटकी बच जाती है ना, कुछ छोटी मोटी बातें, तो वो मिसलेनियस हो जाती है। या फिर मिक्सचर ऑफ, भाई तीन चार बातें करके उसका एक मिक्सचर तैयार करके कुछ आपके सामने है, उसको भी मिसलेनियस कहते हैं। अभी 10th लेवल तक मैथ्स की टेक्स्ट बुक में आपकी मेन एक्सरसाइजेस हैं, जैसे मान लो चैप्टर 3 है तो 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से। 11th क्लास से 11th एंड 12th दो क्लासेस में मैथ्स के हर एक चैप्टर में मेन एक्सरसाइज के साथ आखिरी में मिलेगी मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो तीसरा चैप्टर है तो 5 एक्सरसाइज हो गई,
अब 5 एक्सरसाइज में पांचों में अलग अलग मुद्दे होंगे, पहली एक्सरसाइज में कोई अलग मुद्दा होगा, दूसरी में अलग मुद्दा होगा, तीसरी में अलग मुद्दा, फिर आखिरी में तक आते आते हम क्या है, अभी जैसे रिसेंट हमने 5 एक्सरसाइज खत्म किए तो वो 5 एक्सरसाइज का मुद्दा याद रहता है, पिछले 4 के हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है। फिर एक मिसलेनियस आएगी, पांचों मुद्दों को समेट कर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तैयार करके उसमें देगी हर चैप्टर के एंड में, हर ईच एंड एवरी चैप्टर हैज एन मिसलेनियस एक्सरसाइज। हाँ कटे हैं पर मिसलेनियस नहीं कटी, मतलब मिसलेनियस में से क्वेश्चंस कट गए, मतलब 5 एक्सरसाइज हैं, चौथी एक्सरसाइज कट गई तो चौथी एक्सरसाइज के मिसलेनियस क्वेश्चन भी कटे हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज में, इस तरीके से, ठीक है। पर मिसलेनियस तो है, अभी भी है हर चैप्टर के एंड में। सो वही मिसलेनियस रूल्स की बात हो रही है। चलो अब आप बात करो कि यहाँ पे अगेन हिम आएगा या ही आएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है पर्सनल प्रोनाउन में कि सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करें या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करें, इसकी लड़ाई होती है। सेंटेंस का मीनिंग बताओ, अगर आप सेंटेंस का मीनिंग अच्छे से निकाल लो ना, अगर मैं वो होता, मतलब अगर मैं उसकी जगह होता, आई शुड हायर अ टैक्सी टू गो, तो मैं एक टैक्सी हायर करके वहां चल, सपोज करो आप एग्जाम के स्टोरी बनाए, एग्जाम के लिए लेट हो रहे हो ना, और लेट हो रहे हो तो जनरली आप बस से ट्रैवल करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और उस दिन आप लेट थे और फिर भी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया और आप एग्जाम में लेट हो गए, आपका साल खराब हो गया। तो अपन ये बात जब किसी आपके दोस्त को पता चलती है तो अक्सर वो दोस्त क्या कहते हैं, पागल है, जब लेट हो गया था तो बस से क्यों गया, मैं होता ना उसकी जगह तो गाड़ी करवा के जाता, बोलेरो करवा के जाता। जबकि असलियत ये है कि जब वो उसकी जगह होता ना तो वो भी यही करता। असलियत यही है, अपन दूसरों के लिए बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं, डींगे हाँकना समझ गए ना, मैं तो ऐसे करता ऐसे करता, लेकिन एक्चुअली जिसकी जैसी पोजीशन होती है वो वैसा ही काम करता है, ठीक है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो आप लेट हो गए तो भी उसी से जाते हैं, एक्सेप्शनल केस एक अलग चीज हो गई, या तो हो सकता है एग्जाम को छोटा मोटा हो, चला गया तो चला गया। हाँ जी, अब मैं उसकी जगह होता, मैं उसकी जगह होता, तो आई सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो जब उसकी जगह जाऊंगा तो फॉर्म क्यों बदलेगी, हम बोल रहे थे आप, मैं उसकी जगह हूं ना, अभी मैं सब्जेक्ट हूं, अभी मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैं जब उसकी जगह जाऊंगा तो सब्जेक्ट तो रहूंगा ना, बदल थोड़ा ना जाऊंगा भाई। अगर अगर सुनो मेरी बात सुनो, मैं अभी मैं हूं, मैं उसकी जगह नहीं हूं, वो उसकी जगह है, वो क्या काम कर रहा है, वो हायर कर रहा है टैक्सी या नहीं कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी कर रहा है, तो वो जो भी कार्य कर रहा है उसमें वो सब्जेक्ट है या नहीं है। अब मैं उसकी जगह जा रहा हूं तो मैं वो कार्य कर रहा हूं, तो कार्य करने वाला मैं भी सब्जेक्ट हूं, तो मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्यों जाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई अप्रोच, ये तो हो गई अप्रोच। अब फिक्स वर्ब क्या याद, मतलब फिक्स रूल क्या याद रखें, फिक्स रूल ये है कि बी वर्ब के बाद में, बी वर्ब 5 बताई थी मैंने मैथ्स में बताई, इज एम आर वॉज वर्ब, बी वर्ब के बाद में इज एम आर वॉज वर्ब, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, किस फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है नहीं आ रहा है, बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन, अब नाउन की तो एरर ही नहीं देगा क्योंकि नाउन के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है, तो राम भी राम है, अब सब्जेक्टिव फॉर्म में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी राम है, तो एरर ही नहीं बनी, एरर किस में बनेगी, प्रोनाउन में, ठीक है। पर हमको ये पता होना चाहिए कि अगर नाम नाउन भी आ रहा है तो भी वो सब्जेक्टिव फॉर्म में, हमको पता होना चाहिए अंदर से कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इफ आई वर ही नॉट हिम, एंड द रूल इज बी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया था। चलें सेकंड रूल पे, लेट यू एंड आई या मी अकम्प्लिश द टास्क, चलो तुम और मैं इस टास्क को खत्म करते हैं, चलो तुम और मैं, कोई टास्क है, कोई कार्य है, असाइनमेंट दिया मैंने, वो अकम्प्लिश होता है समाप्त करना या खत्म करना, खत्म करते हैं, तो यू की दोनों फॉर्म सेम रहती है। अच्छा आप कंपैरिजन करोगे तो आप क्यों नहीं पता लगा सकते कि यू की कौन सी फॉर्म है, ये आपने ट्रिक अच्छी निकाली कि सर जो यू की फॉर्म होगी ना वही यहाँ पे, क्योंकि यू की तो दोनों फॉर्म सेम है, यू 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 होगा, लेकिन आई की तो अलग है, आई मी, तो यू की जो फॉर्म होगी आई और मी की भी वही फॉर्म होगी, क्योंकि काम दोनों वही सेम कर रहे हैं, ये यू भी टास्क का कंप्लीट करने का काम कर रहा है और ये आई और मी भी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, टास्क का कंप्लीट करने का, तो दोनों बराबर पोजीशन पे है, दोनों बराबर पोजीशन पर है, तो दोनों बराबर पोजीशन में तो दोनों सेम फॉर्म में आने चाहिए। अब आप पता लगाओ यू किस फॉर्म में, उसी फॉर्म में ये ले लेना, पता लगाओ, यस यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, क्योंकि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है और आपको ये पता होना चाहिए लेट एक वर्ब होती है,
जिसका मतलब होता है अनुमति देना। अपन कहते हैं ना लेट्स गो, अपन कहते हैं ना लेट्स गो, उसका मतलब पता है क्या होता है? लेट अस गो। तो अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है या नहीं है विकी? इसका मतलब है हम अपने आप को अनुमति दे रहे हैं कि चलो चलते हैं। ठीक है, सो हम अपने आप को अनुमति देते हैं कि चलो टास्क को कंप्लीट करें। तो वर्ब के बाद जो भी चीज आती है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। पहले आता है सब्जेक्ट, तो पहले आता है सब्जेक्ट, बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद में इसका स्ट्रक्चर यूज हुआ है, सो इट इज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ये क्यों सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगी? ये भी ऑब्जेक्टिव। रूल पढ़ो, लेट वर्ब के बाद में प्रोनाउन की सेकेंड फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे स्पेशली लेट वर्ब क्यों लिखा है? किसी भी वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, बट लेट वर्ब स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि लेट वर्ब का पता नहीं होता कि ये एक वर्ब है, तो इसलिए एक स्पेशल मिसलेनियस रूल बना दिया। बाकी किसी भी वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट के बाद ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये तो ऑलरेडी सही है क्योंकि सेम होती है। यहाँ पे क्या सेलेक्ट हो जाएगा? मी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बोलो, द सीक्रेट लाइज बिटवीन यू एंड आई या यू एंड मी। ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहेगा। सीक्रेट मतलब कोई राज, ये गहरा राज है केवल तेरे मेरे बीच में। सीक्रेट लाइज बिटवीन यू एंड आई या यू एंड मी। यू एंड मी। तो अगेन वो पता करो कि यू किस फॉर्म में। देखो जानबूझ के वो ऐसे वर्ड्स देगा कंफ्यूजिंग। मान लो, एक बार के लिए मानो यहां पे यू की जगह अगर वो देम देता तो आप फटाफट से पता लगा लेते ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, चल इसको भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर वो देम की जगह दे देता तो आप पता लगा लेते यार ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, फटाफट से आई लगा देते। तो इधर जो फॉर्म आएगी वो इधर आएगी। तो जानबूझ के उसने कौन सी सीरीज यूज करी? यू वाली। ये ले, यू की सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। पता लगा भाई, दे और देम में तो पता लगाया जा सकता है, दे सब्जेक्टिव देम ऑब्जेक्टिव, लेकिन यू और यू दोनों यू में से कौन सा यू है आपको क्या पता? या कोई नाम दे, राम लिख दे, राम की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम। तो जान करके इधर ऐसा शब्द रखेगा जिसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होती है। अब तू अगले में पता लगा। द रूल इज प्रीपोजिशन कैसा भी हो, ऑफ, इन, इनटू, फॉर, बिटवीन, अमंग, दुनिया भर के 11 चैप्टर में सीखने हमको, बहुत दुनिया भर के प्रीपोजिशन है। कैसा भी हो प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? तो ये यू भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये बिटवीन प्रीपोजिशन है। बिटवीन क्या है? इज प्रीपोजिशन है ना। तो इसके बाद ये यू जो लग रहा है ये किस फॉर्म में लगा हुआ है? अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इसको इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही सेलेक्ट करनी है। तो किसका सिलेक्शन हो जाएगा? मी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो फटाफट से रिवाइज कराओ। बी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म, बी वर्ब के बाद में लेट वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो डायरेक्ट अप्रोच सिस्टम से भी याद करवा रहा हूं आपको, अप्रोच लिखकर, और डायरेक्ट रूल रट लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, उससे भी आप याद रखो। क्योंकि क्या होता है जब एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो अप्रोच पे जाओगे तो टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो एक ट्रिक भी हाथ में होनी चाहिए। बी वर्ब आ जाए बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है, लेट वर्ब आ जाए बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और इधर आ जाओ प्रीपोजिशन आ जाए बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म। चलें? तो रूल्स तो हैं। तो फिर अप्रोच, तो देखो जो हमारे सामने रूल्स बने हैं, ठीक है ना, उनपे अगर हमको कमांड हासिल करना है, अब मैं कहूं 10 आइडेंटिटी है बेटा मैथमेटिकल, फिर उसके बाद बेटा ना 8 और आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर बेटा उसके बाद फिर मैं भी आपको कैलकुलस की आइडेंटिटी बताऊंगा, ये बताऊंगा, तो आपको सर इतनी सारी आइडेंटिटी छोड़ो, तो मुसीबत को देख के छोड़ थोड़ा सकते हैं। आपको कमांड हासिल करना है ना, आप प्रैक्टिस करो ना। आप a प्लस बी होल स्क्वायर के 100 क्वेश्चन करो, आपको याद हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड नथिंग एल्स। इसके आप प्रैक्टिस करो, शीट लो, मार्केट में मिलती है, हर एक चैप्टर को सॉल्व करने की पूरी ग्रामर की शीट्स मार्केट में मिलती है। प्रोनाउन पे ही अभी मैं भी कर रहा हूँ कम से कम 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको, है ना। उसके अलावा मार्केट से आप शीट लो, 2-3 एक्सरसाइज प्रोनाउन पे सॉल्व करो, आपको कोई ट्रिक याद ही नहीं करनी, आपके बोली में आ जाएगी ये बात, आपकी बोली में समझ आएगा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, आप खुद इंग्लिश का सेंटेंस फ्रेम करने लगेंगे। ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है? क्लियर है? हाँ, और चर्चित की बात मत सुनना कभी।
जो भी कहा इसने। ओके नेक्स्ट, कोई अदर मिसलेनियस रूल्स एंड ये लास्ट रूल है। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स इज वर्थ सीइंग। नहीं यार, इसके बाद एक और रहेगा, चलो ये करो पहले। एनी ऑफ द टू पिक्चर्स इज वर्थ सीइंग, दोनों में से कोई भी एक पिक्चर है। वर्थ का मतलब होता है योग्य होना, जो देखने योग्य है। में से कोई एक पिक्चर है, दो पिक्चर्स है वहां पे, उनमें से कोई एक पिक्चर है जो कि देखने योग्य है। इसमें कोई गलती है? और जिस पे फोकस करना है मैं जानबूझ के बोल्ड कर देता हूँ या अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो, आपको जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था दो के लिए हमारे पास वर्ड है, आइदर और नाइदर। तो अगर दो लोग हैं, दो व्यक्ति या वस्तु है, तो हम उन्हीं वर्ड्स को यूज करते हैं और दूसरे वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। दो से ज्यादा के लिए क्या क्या वर्ड्स है उनकी नॉलेज हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, दो के लिए क्या यूज होता है? आइदर और नाइदर। देखो, और दूसरा देखो, नाइदर ऑफ द थ्री प्रिंसिपल्स इज लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। दोनों को डिस्कस करेंगे। तीनों प्रिंसिपल में से कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जो अपने कॉलेज की लुक आफ्टर करने का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। वेरी गुड, जो अपने कॉलेज की देखभाल अच्छे से कर रहा है। नीचे रखो पैर। तीनों में से कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जो अपने कॉलेज की अच्छे से देखभाल कर रहा है। और यहाँ पे दोनों में से कोई एक पिक्चर है जो देखने योग्य है। सो कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं हम आपके सामने, इनका यूसेज देखें। ये रॉन्ग है, वो भी रॉन्ग है होने में, तो करेक्ट क्या होगा? देखो वर्ड्स देखो, आइदर, एनी, इधर आओ, नाइदर, नन। तो देखो, जब पॉजिटिव सेंस में यूज करें तो ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जब नेगेटिव सेंस में यूज करें तो ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फर्क ये है, ये दो के लिए, ये मोर देन दो के लिए, ये भी दो के लिए, ये मोर देन दो के लिए। तब करेक्ट करो। यहाँ पे दो है तो एनी नहीं आएगा, क्या आएगा? और यहाँ पे +2 है, मतलब दो से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लियर है? हाँ होता है ना, बट वो तो था भाई, उसके वर्ब कैसी लगी? वहां क्या सिखाया था कि इसके साथ में वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगती। देखो, ईच एवरी आइदर नाइदर सबके साथ में वर्ब कैसी लगती थी? कैसे लगती थी? सिंगुलर। देखो, एनी के साथ में इज लगाया, लगाया नहीं लगाया? नाइदर के साथ में भी इज लगाया, लगाया नहीं लगाया? आगे प्रोनाउन अगेन सिंगुलर लगाया, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर। याद कराया था ना? उस टाइम तो प्रोनाउन के वर्ब रिलेटेड रूल्स थे, अभी मिसलेनियस रूल्स हैं, एक्स्ट्रा चीजें। भाई लोग अगर दो हैं तो क्या कौन सा सेलेक्ट हो, तीन हो तो कौन सा सेलेक्ट? बोलो, ठीक है? बोलो। हाँ, तो कुछ अगर डाउट हो तो पूछो, ऐसे मत देखो। हाँ ठीक है, क्लियर है? सो आइदर इज यूज्ड फॉर दो व्यक्ति या वस्तु, एनी इज यूज्ड फॉर दो से अधिक के लिए। सिमिलरली नाइदर इज यूज्ड फॉर दो व्यक्ति या वस्तु एंड नन इज यूज्ड फॉर दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनी को आइदर कर दो, यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नाइदर को नन कर दो, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और ये पॉजिटिव के लिए है, दोनों के दोनों, और वो दोनों के दोनों नेगेटिव के लिए। ठीक है, क्लियर है? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है ना? चलें आगे। भाई उनका इनसे कंपैरिजन भी समझ में आ गया और उनका आपस में कंपैरिजन भी समझ में आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेंटेंस। और अगर देखो ये नेगेटिव है ना, तो इसके इस सेंटेंस में दोबारा अब आप नॉट नहीं लगा सकते, इधर नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, और इधर भी नॉट नहीं लगा सकते। ये चीजें भी हमने डिस्कस करी थी। जो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया उसको दोबारा नेगेटिव नहीं करते। ठीक है, उधर लगा सकते हो, इधर नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव को फिर से नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो वो करना अलाउड नहीं है ग्रामर में। वन टाइम नेगेटिव करना ही अलाउड है, सेकंड टाइम नेगेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर? बोलो चर्चित, या तो पूछो, बाकी संदेह वाली निगाह से ना देखें। हाँ जी, नेक्स्ट, ये लास्ट रूल है। पर्सन वाइज ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। पर्सन वाइज यानी कि 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड। अब मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 3 पर्सन होते हैं सेंटेंस में, या तो फर्स्ट पर्सन आएगा, या सेकंड पर्सन आएगा, या थर्ड पर्सन। पर अगर एक से ज्यादा पर्सन आ जाए, जैसे कोई नाउन अपनी फर्स्ट पर्सन में आ गया, कोई नाउन अपनी सेकंड में आ गया, या कोई सेकंड में आ गया और कोई थर्ड में आ गया, या कोई फर्स्ट में आ गया और थर्ड में आ गया, या तीनों आ गए, तो अब उनका ऑर्डर क्या है यूसेज का? पहले कौन सा लिखेंगे, बाद में कौन सा लिखेंगे, और उसके बाद में कौन सा लिखेंगे, ये अपने को इसमें सीखना है। ठीक है, तो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। He, I and you are good friends. वो, मैं और तुम यू का मतलब सामने वाला होता है, सेकंड पर्सन, तुम या आप। तू करके कोई वर्ड नहीं होता, ये तो हमने बनाया, या तो होता है आप या होता है तुम। ठीक है, ही, आई एंड यू आर
गुड फ्रेंड्स। वह कोई थर्ड पर्सन, आई मैं और यू आप अच्छे दोस्त, हम तीनों मिलके क्या हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो इसमें 3 पर्सन यूज हो रहे हैं, तो अभी कौन सा ऑर्डर यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन। यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड। सो अभी मैंने ऑर्डर यूज किया 312, 312। इज दिस ऑर्डर करेक्ट? अच्छा, करेक्ट भी तो हो सकता है, नहीं है, 1 2 3 होना चाहिए, तो करेक्ट करो उसको फिर। हाँ, आई यू एंड ही। कितने लोग मानते हैं ऊपर वाला करेक्ट है और कितने लोग 3 2 1, तो वो बता दो उसमें क्या होगा, ही यू एंड आई। तो 3 ऑर्डर हो गए आपके सामने, सारे के सारे बच्चे देखो ध्यान से कौन सा करेक्ट है, या कोई चौथा ऑर्डर भी आप सेलेक्ट करना चाहो तो। हाँ भाई, अगर कुछ और बनाना चाहो, नहीं मेरे को 3 पर्सन यूज करना है उसमें, तो फिर अपन ने एक ही पर्सन यूज किया। हाँ बोलो, आई यू एंड ही आई एंड यू, ही यू एंड आई, 3 ऑप्शन है। 2 1 3 यानी यू आई और ही, ये लो चौथा और बनाया उसने, यू आई एंड, हाँ बताओ, वो भी बताओ, होने में कुछ भी हो सकता है, आपको करेक्ट क्या लग रहा है, करेक्ट में से एक ही है, कितने बन सकते हैं, चलो ये बताओ, मैथ्स पढ़ते हो ना, कितने बन सकते हैं? वेरी गुड, 6 बनेगा, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखेंगे अपन क्लास 11th में ना, 3 फैक्टोरियल वेज यानी 3 into 2 into 1। हाँ बताओ, तो 6 बन सकते हैं, 4 एक आपने बना लिया, कुछ एक आप और बना लोगे, करेक्ट कौन से 6 में से एक ही करेक्ट है, या तो 1 2 3 वाला या 3 2 1 वाला, दोनों ही नहीं। अब बताओ क्या 2 1 3 भी गलत है, अब बताओ 2 3 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। वाई सर, इसलिए सर क्या होता है कि सपोज करो हम बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, और अपनी कॉन्वर्जेशन में मैं केवल अगर मेरी बात करूं, तो कुछ समय के बाद आप सुनोगे, और सुनते सुनते फिर आप अपना इंटरेस्ट लूज करने लगोगे उस कॉन्वर्जेशन से, कुछ और सोचने लग जाओगे, क्योंकि इंसान है ना, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, वो क्या है, सामने वाले की बात सुनना कम पसंद करता है, और लेकिन उस कॉन्वर्जेशन में हमने आपकी बात करी, कुछ भी अच्छी या बुरी आपकी बात करी, तो आप सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखोगे, समझ गए। तो इसीलिए 3 पर्सन में से जब भी सेलेक्ट करना पड़े, तो सबसे पहले तो सामने वाले की बात करो, तभी सुनेगा वो, तभी वो सुनेगा, सेकंड पर्सन। फिर आती है तीसरे जने की बात, और खुद की बात एंड में करो, खुद की बात, ऐसा गीता भी कहती है, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा आखिरी पायदान पे रखो, पहले दूसरों के बारे में सोचो। क्लियर, यू ही एंड आई। सो 2 3 का 1, ऐसे ऑर्डर याद रखो, 1 2 का 3 नहीं, 2 3 का 1, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। क्रॉस, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन सेकंड ऑर्डर पे, तो क्या कोड वर्ड बन गया एक तरीके से, 2 3 का 1, ठीक है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होगी, या आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया होगा। You, he and I are good friends, this is the correct sentence. -2 + 3 = 1, ओके। किसी भी इंट से याद रखो, याद रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, you, he and I are guilty of this crime। ये करेक्ट है या इसका ऑर्डर चेंज करें, सेंटेंस का मीनिंग भी सोचो। You, he and I are guilty of this crime। you तुम, he वो, I मैं, तीनों के तीनों इस जुर्म के दोषी, तीनों के 1 2 3। वाई, क्यों सोचा ऐसा आपने, क्या क्यों बताऊं उसमें, मैं खुद को वही पूछना चाह रहा हूं। गिल्टी की बात हो रही है, तो 1 2 3 इज द करेक्ट ऑर्डर। सुनो, हम क्या करेंगे, ऊपर वाले ऑर्डर में 2 3 का 1 है ना, उसमें 1 को उठा के ऊपर रख देंगे, अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, क्योंकि जब आप नेगेटिव सेंस की बात करोगे तो सामने वाला नहीं सुनेगा, अब सामने वाला नहीं सुनेगा, अब आप नेगेटिव सेंस में खुद को सबसे पहले दोषी करार करो, तो बस एक पर्सन चेंज हो जाता है। द रूल इज 2 3 1 में बस 1 को हटा के कहां रख दो, ऊपर। कहते हैं ना भाई, अच्छाई हमेशा दूसरों की देखो, बुराई हमेशा पहले खुद की देखो। तो अब यहाँ पे नेगेटिव सेंस का काम हो रही है, तो इसमें 1 को ऊपर सेट कर दो, एंड रेस्ट ऑल करेक्ट हो जाएगा, बाकी कुछ चेंजेस नहीं करने।
तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, इस आई को हटा के पहले लगा दूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही आर गिल्टी ऑफ दिस। 1 2 का 3, इसमें बिल्कुल 1 2 का 3 चलेगा, ये रॉन्ग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। करेक्ट सेंटेंस इज आई यू ही एंड आर गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। ठीक है, द रूल इज वो पॉजिटिव सेंस, देखो पॉजिटिव सेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दो अलग अलग बातें। पॉजिटिव सेंटेंस तो होता है, जैसे मैंने कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने कहा मैं कल जयपुर नहीं जाऊंगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये तो सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। और पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस है, उसके अंदर का अर्थ अच्छाई का या बुराई का, वो होता है पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव, ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है और चारों ही सेंटेंस पॉजिटिव है। ये सेंटेंस भी तो पॉजिटिव ही है ना। नेगेटिव सेंटेंस पता है कब होता है ये नेगेटिव सेंटेंस कब होता, जब मैं यहाँ पे नॉट लगाता। भाई नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है नॉट या नेगेटिव एडवर्ब लगा हुआ कोई सा। तो सेंटेंस तो चारों ही पॉजिटिव है, लेकिन मैंने सेंटेंस नहीं कहा, मैंने क्या कहा मैंने, सेंस। क्या कहा मैंने, सेंस, यानी उसके अंदर का अर्थ या उसके अंदर की अप्रोच। भाई बात अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, ये होता है सेंस। ठीक है, सो सेंस आपको चेक करना है, सेंटेंस चेक नहीं करना। ओके, सो नेगेटिव सेंस की बात हो, अप्रोच नेगेटिव की बात हो, तो आप पहले अपने आप को दोषी करार करो, फिर सामने वाले को, और फिर आखिरी वाले को। 1 2 का 3। अब इसमें बताओ लास्ट 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 लास्ट, वी यू एंड दे शुड वर्क फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। हमें, आपको और कोई तीसरे लोग हैं उनको, सब पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए वर्क यानी कार्य करना चाहिए। पीस बोले तो शांति, प्रोस्पेरिटी बोले तो समृद्धि, उन्नति। ठीक है ना, शांति, समन्वय, समृद्धि का काम हमको करना चाहिए, उसके लिए कार्य करना चाहिए। अब ऑर्डर चेक करो, और ऑर्डर चेक करके चेक करो कि अभी करेक्ट यूज हो रहा है या चेंजेस होने चाहिए। पहले अभी कौन सा ऑर्डर है ये बताओ, अभी ऑर्डर कौन सा है, 3 2 है, 1 2 3, तो अभी ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो करेक्ट है क्या 1 2 3? क्यों क्यों? नेगेटिव सेंस के लिए आंसर हो, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ, तो रूल नंबर 3 जब 2 है तो तीसरा रूल भी तो हो सकता है ना। अब सुनो, ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में ध्यान से सुनना, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में पर्टिकुलर आई, पर्टिकुलर ही और पर्टिकुलर यू की बात हो रही थी। ये कॉन्वर्सेशन चलेगा तो मुझे पता है मैं आई यानी खुद की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर हो गया ना एक इंसान, यू यानी आपकी बात हो रहा है, कोई ही कोई तीसरे पर्सन, उसमें भी पर्टिकुलर की बात हो रही है। लेकिन जब सेंटेंस में प्लूरैलिटी का सेंस हो, किसका सेंस हो, प्लूरैलिटी का सेंस हो, प्लूरैलिटी, प्लूरैलिटी मतलब बहुवचनता का बोध हो, यानी कि ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि कौन सा, वी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, यू में भी कौन कौन से लोग शामिल हैं, और दे कौन कौन से हैं, इसको कहते हैं प्लूरैलिटी। क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर ना जाना, पर्टिकुलर ना जाना, जनरल बात करना। उसमें पॉजिटिव सेंस हो तो भी 1 2 3, नेगेटिव सेंस हो तो भी 1 2 3, मतलब प्लूरैलिटी का बोध हो और 1 2 3 है, फिर सेंस नहीं देखा जाएगा। सो यहाँ पे ये ऑर्डर करेक्ट है, ऑलरेडी 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है ना, वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, हाँ किसी का ही नहीं है, खत्म हो गया सेंटेंस, है ना। ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जैसा यूज हो रहा था, प्लूरल सेंस, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सेंस तब देखा जाएगा जब पर्टिकुलर आई, पर्टिकुलर ही, पर्टिकुलर यू की बात हो, और जब क्लियर ही नहीं हो पाए कौन आई कौन ही, मतलब जनरल फॉर्म में बात हो, सबको अच्छा कार्य करना चाहिए, सबको बुरा कार्य करना चाहिए, जो भी कहो, पॉजिटिव सेंस करो, नेगेटिव सेंस करो, अप्रोच एक ही रहेगी, 1 2 3, क्लियर, दैट्स इट। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.